एंड सेकंड रूल इज, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं तो आपको 3 साल वेट करना है. एवरी मेल हु इज रजिस्टर्ड एज अ मेल डोनर विद कैनेडियन ब्लड सर्विस कैन डोनेट ब्लड एवरी 56 days. ओके. And everybody who is registered as a female blood donor, and every time anybody donates blood, he or she saves 3 lives. अच्छा, कौन से 3 टॉप रेड फ्लैग्स हैं हमारी कम्युनिटी में जो ब्लड डोनेशन करने से रोकते हैं? हमने 3 चीज़ों की बात की है, ब्लड, प्लाज्मा और स्टेम सेल. Yes. बट क्या इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी पे भी करती है डोनर को? और उसमें मैं आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बताता हूँ. अच्छा. ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्चुअली 1818 में स्टार्ट हुआ था. एंड इफ आई गिव यू अ रियल फिगर्स, लेस देन 6% ऑफ साउथ एशियंस इज आवर डोनर बेस. इस किट में स्पेस है. ओके. ऐसे. ओके. इसको यहाँ पे आपने रख देना है. ये किट आपने पैक कर देनी है, एनवलप में डाल के कैनेडा पोस्ट में आपने डाल देना है. And we have a program called Partners for Life. या. Here I am not adding tasks in your busy life. जी जी. What I am asking is your information, and I will create my team at Canadian Blood Services in Ottawa will create a group for you. गवर्नमेंट के साथ काम करना और CBS के साथ काम करना. हेलो, नमस्कार दोस्तों. आज का पॉडकास्ट किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं है, बल्कि किसी की लाइफ सेव करने के बारे में है. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा ब्लड सर्विसेज की, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के गेस्ट मौजूद हैं बिक्रमजीत सिंह बसरा. बिक्रम पाजी कनाडा ब्लड सर्विसेज में एज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट मैनेजर काम भी करते हैं. इस पॉडकास्ट में हमने उस प्रोसेस के बारे में बात की है जिसके थ्रू ब्लड, प्लाज्मा और स्टेम सेल डोनेट किया जा सकता है और किसी की लाइफ बचाई जा सकती है. इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका किया हुआ एक शेयर भी किसी की ज़िंदगी बचाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन साबित हो सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. दिस इज़ बिक्रमजीत सिंह बसरा ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक. बिक्रमजीत सिंह बसरा भाजी, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. कैसे हो सर? ऑल गुड, बहुत अच्छे हैं. सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप अपना वीकेंड पे टाइम निकाल के यहाँ आए और हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा बने. हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ पे आपका तहे दिल से स्वागत. माय प्लेजर. थैंक यू भाजी, थैंक यू. रिसेंटली आई एम प्रीटी श्योर कि आपने थोड़े बहुत मेरे पॉडकास्ट पहले देखे होंगे. मोस्टली पॉडकास्ट ना लाइफ जर्नी और करियर ओरिएंटेड ऐसे हैं रिसेंट में जितने ही मैंने किए हैं. आज वाला बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आई एम श्योर कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो कनाडा ब्लड सर्विसेज पे रहने वाला है. और इसको शुरू करूँ मैं उससे पहले ना आपको एक थैंक्स और बोलना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बन पाया, कि मैं इसको ज़्यादा लोगों तक इसकी जो अवेयरनेस है वो पहुंचा पाया. वो मौका मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. फ्रॉम कैनेडियन ब्लड सर्विस मैं बिक्रम बसरा आपको भी बहुत बहुत बड़ा थैंक्स कहता हूँ कि आप इस अवेयरनेस कैंपेन में जुड़े हैं और हमारी ऑटवा की डाइवर्स कम्युनिटी के लिए you are spreading this awareness. Thank you so much. You are most welcome भाजी. तो अपनी बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे ना, उससे पहले बड़े बेसिक सी चीज़ें मुझे जाननी है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे. मतलब मोस्टली कुछ सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्टली मेरे से ही आएंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जो ब्रॉडर पब्लिक का आप मान सके हो. ठीक. मे भी हो सकता है कि उनकी जानकारी मुझे है बट जिन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं उन तक नहीं है. तो अगर बहुत बेसिक सवाल भी हों तो पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि कुछ बहुत बेसिक सवाल भी पूछ लूँगा मैं उसके बीच में. भाई सबसे पहले तो ना एक क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे हम इंडिया में भी थे तो ये ब्लड डोनेशन और ये सब चीज़ें मोस्टली ना रेड क्रॉस कंट्रोल करता था, रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती थी. तो यहाँ जैसे कनाडा ब्लड सर्विसेज का नाम सुनने में आता है, तो मुझे इसकी स्ट्रक्चर जाननी है इस ऑर्गेनाइजेशन की कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इसको कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा है, क्या इसका एक स्टेटस बोल सकते हैं, वो क्या है कनाडा में ऐसा. हाँ जी.
25 साल पहले कनाडा में भी रेड क्रॉस कनाडा ब्लड डोनेशन उसको संभालते थे। ओके। पर 25 साल पहले इसको एज अ लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। ओके। एंड सिंस देन फॉर अक्रॉस ऑल द हॉस्पिटल्स इन कनाडा एक्सेप्ट क्यूबेक, कैनेडियन ब्लड सर्विस ही ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सप्लाई हॉस्पिटल्स को कैनेडियन ब्लड सर्विस के थ्रू ही जाता है। एंड इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी हेल्थ कनाडा है। अच्छा। और दिस इज फंडेड बाय फेडरल एंड प्रोविंस लेवल पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, राइट? यस। ओके। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब क्योंकि सभी प्रोविंस में है कनाडा ब्लड सर्विसेज, तो सब जगह सेम रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं या प्रोविंस के हिसाब से रूल्स चेंज हो जाते हैं? मोस्टली सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम भी है कैनेडियन ब्लड सर्विस में, उसका थोड़ा आवर्स एंड सम रूल्स प्रोविंस वाइज चेंज हो जाते हैं, पर मोस्टली इट इज़ रेगुलेटेड बाय हेल्थ कनाडा। तो इसका सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, हाउ वी आर मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम कलेक्ट करते हैं, उसका सारा रेगुलेशन हेल्थ कनाडा से होता है और it's mostly same across Canada. I want to highlight here कि apart from all the provinces, Quebec has a different blood service which is called HEMA Quebec. वो कैनेडियन ब्लड सर्विस से अलग है। मैंने देखा है ये नाम, पढ़ा है मैंने कई जगह। ओके। ओके। So entire Canada is under Canadian blood service except Quebec province. और कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का। CBSE कंट्रोल करेगी जो भी ब्लड डोनेट होगा, जो भी ब्लड आगे जाना है हॉस्पिटल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल रफली इट्स अ रफ एस्टिमेट, Canadian blood service annually around more than 1 million units of blood to more than around 700 hospitals supply करते हैं annually. ओके, वाओ, दैट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर वैसे स्ट्रक्चर देखें, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं इसमें? Between 3,500 to 4,000 employees है, and headquarter is in Ottawa. ओह ओके, वेल दैट्स नाइस कि हम ये पॉडकास्ट जो है ओटावा से ही कर रहे हैं और यहाँ हेडक्वार्टर भी है। दैट्स रियली कूल। ओके पाजी, चलो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात हुई, थोड़ा क्लियरिटी भी हुई मुझे इसमें। अब हम बात करेंगे बेसिकली उस सेगमेंट की जहाँ जो आम जनता है। मेरा जो मेन इंटरेस्ट है ना बाजी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, राइट? क्योंकि उनको इन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनिशियली उनकी स्ट्रगल, सेटल होना, जॉब लेना, ये सब चीज़ों में चले जाते हैं और बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी चली जाती हैं। और दूसरा एक्सपोजर भी नहीं होता इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उन लोगों को ना। तो हम उसके लिए सबसे पहले मुझे ये जो डोनेशन वाला जो चैप्टर है CBS का, तो आई नो कि ब्लड डोनेशन जो है दैट इज़ द मेजर पार्ट, राइट? बट मैंने देखा है कि यहाँ ब्लड डोनेशन करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना हम शायद इंडिया में कर देते थे। या फिर मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि मैंने क्लोजली नहीं देखी इस प्रोसेस को। इंडिया में भी हो सकता है इंडिया की प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड हो, बट यहाँ एक वर्ड बार बार आता है। जैसे मैंने अभी कुछ बात की, क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो कुछ लोगों से बात भी करता हूँ रैंडमली, ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, पता चलता है कि माइंड सेट क्या है लोगों का। तो जैसे मैंने बोला कि भाई ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, राइट? तो दैट इज़ ए क्वेश्चन, बोला कि एलिजिबल, व्हाट डज दैट मीन, कि एलिजिबल भी होना पड़ता है ब्लड डोनेशन देने के लिए? तो यहीं से ज़रूर करेंगे कि ये क्या चक्कर है ये एलिजिबिलिटी वाला। ओके, सो एलिजिबिलिटी अगर हम फोकस करें अपनी इंडियन कम्युनिटी या डाइवर्स कम्युनिटी को, तो उसमें एलिजिबिलिटी फॉर एनी इंडियन, बिकॉज इंडिया अभी भी मलेरिया रिस्क प्रोन कंट्री है, तो इस लिहाज से the rule is eligibility rule in terms of malaria or travel restriction to India or to Canada, वो ये है कि अगर आप इंडिया से या कनाडा से इंडिया जाते हैं और आप वहाँ पे लेस देन 6 महीने रह के वापस आते हैं, तो आपको 3 महीने वेट करना है
बिफोर यू कैन डोनेट ब्लड। ओके। एंड सेकेंड रूल इज, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं तो आपको 3 साल वेट करना है। विच मीन्स इज कि कोई न्यू कमर आता है यहाँ पे, वो 3 साल तक डोनेट नहीं कर सकता। जब उसका 3 साल ख़त्म होते हैं तो वो इंगेज हो सकता है कैनेडियन ब्लड सर्विस के साथ और ब्लड डोनेशन कर सकता है। परफेक्ट। और अगर हम एक और चीज़ एलिजिबिलिटी की ऊपर करते हैं, क्या होता है कि एलिजिबिलिटी हमेशा कैनेडियन ब्लड सर्विस इसके ऊपर काम करती रहती है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हमेशा चेंज होते रहते हैं। एंड द चेंज इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स मेकिंग इट more easier and making more public to donate। तो अगर आप या हमारी मैं अगर डाइवर्स कम्युनिटी को एड्रेस करूं, अगर आप कभी एलिजिबल नहीं थे इन पास्ट, you should always check your eligibility again now and today। ओके। तो ये एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए किसी ब्लड डोनेशन सेंटर पे या CBS में जाना पड़ेगा? नहीं, उसमें अनदर फैक्टर जो एज अ डेटरेंट है लोगों के लिए ब्लड डोनेशन करने के लिए इज टाइम। न्यू कमर्स आए हैं, दे आर बिजी विद देयर लाइफ, एस्टैब्लिशिंग देमसेल्फ, करियर एंड जॉब्स एंड फैमिलीज। तो टाइम एक फैक्टर है जो कि हम भी सोचते हैं कि कैन बी अ बिग डेटरेंट। उसके लिए वी हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन विच इज़ अ ऐप। Okay. Canadian Blood Service has an app which is available on Android and iPhone, ठीक है। which is called Give Blood। Simple नाम है Give Blood app on your phone। Okay। उसको आप डाउनलोड करके रखें। अगर आप न्यू कमर भी हैं उसको आप डाउनलोड करके रखें, रजिस्टर करें अपने आप को। Okay। It takes less than 3 minutes। Perfect। So the power to save lives is in your hand, is in your mobile phone, Is in your pocket। is in the app of Canadian Blood Service। ओके। तो इसके जो लिंक हैं ऐप के वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें इस वीडियो के, ताकि इजी क्लिक हो जाए। जरूर। उसमें क्या होगा कि वो ऐप आपको बताएगी कि आप कब एलिजिबल हैं, आपके सारे एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस उसमें होंगे। अगर आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं वो आपको ये भी बताएगा कि आपकी नेक्स्ट अवेलेबिलिटी कब है। क्योंकि एवरी मेल हु इज रजिस्टर्ड एज अ मेल डोनर विद कैनेडियन ब्लड सर्विस कैन डोनेट ब्लड एवरी 56 days। Okay। And everybody who is registered as a female blood donor can donate every 84 days। उस ऐप में आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। Basically we have made it very convenient and easy for donors to engage with Canadian Blood Service through that app। परफेक्ट। कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया भी होता है पाजी ब्लड डोनेट करने का? Minimum age is 17 and above। मेल फीमेल के लिए सेम है? Yes, same है। And there is no maximum age till the time you are healthy and you want to donate blood। And in terms of another eligibility, in terms of weight, you should be 50 kgs or 110 pounds and above to donate blood। ओके, दैट मेक सेंस। कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है कि मान लीजिए कि किसी ने ऐप तो डाउनलोड कर ली, एलिजिबिलिटी भी चेक कर लिया, अब ब्लड डोनेट करने जाना है। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने जब गिव ब्लड ऐप डाउनलोड कर ली और blood.ca वेबसाइट पे जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की है और 1-800 टू डोनेट कॉल किया है टू बुक योर अपॉइंटमेंट, आप ऐप पे या वेबसाइट पे या ऑन द कॉल ऑल्सो दे विल एडवाइस यू व्हाट इज योर नियरेस्ट अवेलेबल लोकेशन टू डोनेट ब्लड। ओके। सो एक वहाँ पे कन्वीनियंस आ गया आपके पास। ठीक है कि आपको हमेशा एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं जाना है। ऐप आपको, अगर आप एक सेलेक्ट डेट करते हैं या वीक सेलेक्ट करते हैं, वो आपको बताएगी ऐप कि नियरेस्ट टू योर लोकेशन कौन सा ब्लड सेंटर है जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। सो वी हैव मेड इट कन्वीनियंट इन टर्म्स ऑफ योर लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल टाइम। ठीक है। सेकेंडली, जब आप उस डोनेशन सेंटर पे जाते हैं तो आपका लगभग ब्लीड टाइम, जब आप
डोनेशन बेड पे बैठे हैं, दैट रेंज इज बिटवीन 5 to 12 to 16 minutes, 5 to 16 minutes only. Okay. So bleed time is this much only. और ऑटवा को स्पेसिफिक देखते हुए एंड कंसिडरिंग द लोकेशंस वेयर वी आर established as a donation center, I will say roughly between 1 hour to 1 hour 15 minutes is the time we require you to have in your life from door to door. That's all. तो सर इसमें ड्राइविंग भी आ गई और ब्लीड टाइम भी आ गया और रेस्टिंग टाइम भी आ गया. रेस्टिंग टाइम भी आ गया. दैट्स क्विक. या सो प्रोसेस क्या होता है जब आप डोनेशन सेंटर आते हैं, आपको वी फेड यू विद स्नैक्स, वाटर, सो दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड. Okay. Then you go into your donation, then registered nurses आपको आपका hemoglobin चेक करते हैं, आपका blood pressure चेक करते हैं. If everything is good, you do a questionnaire also. If you are passing the eligibility criteria, then you are on to the donation bed, and 6 to 18 minutes, and then you go back to a refreshment area where we have our famous cookies, salty snacks, water, juice, and then you are asked to sit there for 10 minutes, and then you are good to go. You can drive back home. It's as easy. सुनने में तो आसान लग रहा है और आई होप कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी बड़ा ही आसान होगा. हाँ जी. पाजी इसमें ना आई नो कि ये मल्टी कल्चरल थिंग है, एनीबडी कैन डोनेट ब्लड, है ना, बट मैं अभी स्पेसिफिकली अपनी इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ फिलहाल. ऐसे कौन से 3 टॉप रेड फ्लैग्स हैं हमारी कम्युनिटी में जो ब्लड डोनेशन करने से रोकते हैं? ओके, हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर मैं पहला जो मैं दूंगा वो ये है, फियर ऑफ नीडल. तो उसके लिए कैनेडियन ब्लड सर्विस हाईली रिकमेंड करता है कि अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को इच्छा है ब्लड डोनेशन की, पर उनमें फियर है थोड़ा सा नीडल का, तो वी वांट दैट पर्सन टू अकम्पनी समबडी हु इज डोनेटिंग. आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए, आप ब्लड डोनेट ना करें, देखो पहले आप आए. वी वेलकम everybody who's coming along with a donor. Okay. It's not necessarily कि सिर्फ जो ब्लड डोनेशन करने आ रहा है वो ही अलाउड है ब्लड डोनेशन सेंटर में. नो. क्या बच्चे भी अलाउड हैं? क्योंकि ये एक मेजर चीज़ हो जाती है, बच्चों को कहाँ छोड़ के आए बंदा अगर ब्लड डोनेट करना है, तो क्या किड्स अलाउड हैं? किड्स अलाउड हैं, पर उनकी सुपरविजन में एक अनदर अडल्ट होना चाहिए. ओके. अगर 2 पेरेंट्स आ रहे हैं, वन ऑफ द पेरेंट is donating blood, so another parent should be able to supervise that kid over there. Okay, makes sense. Now we can go back to your answer. Yeah. So उसमें क्या होगा जब वो जिस पर्सन को ब्लड डोनेशन की इच्छा है and he or she wants to engage with Canadian Blood Service and help save patient's life, but थोड़ा सा fear है, तो वो किसी के साथ आए, प्रोसेस देखें. वहाँ पे हमारा स्टाफ आपको they can take you around, show you the process, and believe me very strongly I am saying कि ऐसा बहुत बार होता है, लोग आते हैं, प्रोसेस देखते हैं and then they say oh I'm ready. कई बार तो वो उसी समय अपॉइंटमेंट भी बुक कर लेते हैं. Because process is simple, because the act of generosity when you see that people are doing blood donation and every time anybody donates blood, he or she saves 3 lives. तो वो जो impact है किसी की लाइफ सेव करने का, and that to 3 lives when you donate around 450 milliliters of blood out of 5 liters blood every human being have all the time, वो जो एक्ट ऑफ जेनरोसिटी है वो आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है. और सेकंड रीज़न जो है वो एलिजिबिलिटी का है. कई बार लोगों ने ट्राई किया ब्लड डोनेशन करने के लिए, पर उनकी दे वर नॉट पासिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस. एंड कैनेडियन ब्लड सर्विस इज वर्किंग every time to improve the eligibility criteria so that more donors
so that donor base increases. तो अगर आप पास में एलिजिबल नहीं थे, वी हाईली रिकमेंड कि आप फिर से एक बार अपना एलिजिबिलिटी चेक करें blood.ca/eligibility, सिंपल, और गिव ब्लड ऐप पे आप क्लिक करें, एक ऑप्शन है वहाँ पे जहाँ पे आप एम आई एलिजिबल, उसमें आप देखें और यू कैन बी एलिजिबल नाउ. ठीक है. एंड द थर्ड रीज़न जो है वो है कि द नीड फॉर ब्लड इज़ वेरी कॉन्स्टेंट. द अवेयरनेस at this channel, at this platform, Chandra ji, आपकी very very thankful for you having me here. I want to request to entire Ottawa population कि inspire करें, जी, create awareness among your family and friends to donate blood, क्योंकि the need is very 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 constant. That's right, क्योंकि जब तक इंसान के खुद के ऊपर या अपनी डायरेक्ट फैमिली के ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं आती है तब तक बहुत सीरियसली नहीं सोचते हैं इसके बारे में. बट वंस इन ए लाइफ जब आती है देन आई थिंक कि पीपल आर मोर सीरियस, फिर वो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं. नहीं, ये अच्छा है कि इसीलिए भी मैंने ये भी देखा है कि जो इमिग्रेंट्स नए आते हैं ना, तब वो इन चीज़ों पे ध्यान सच में नहीं देते हैं बिल्कुल भी. बट अगर मैं रिवर्स एंगल से देखूं तो जब हम किसी एक नई सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं तो हमें उसमें अपने इनपुट डालने पड़ेंगे, राइट. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट जो है वो यहाँ जो पुराना रह रहा है उनके ही हो सकते हैं, किसी नए बंदे के भी हो सकते हैं, राइट. तो और उसके अंदर आपको इमरजेंसीज में ब्लड की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है. तो अच्छा, इसमें ना साथ में ही जैसे मैंने अभी एक्सीडेंट्स का नाम लिया ना, तो मेरे पास कुछ मेमोरीज़ हैं अपनी खुद की, जैसे फैमिली मेम्बर्स की भी हैं पुरानी इंडिया की. तो मुझे इस चीज़ पे भी एक सवाल पूछना है. आमतौर पे इंडिया में क्या देखा है कि कभी आपको हॉस्पिटल में अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उतना ही ब्लड फिर आपको डोनेट करना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो मिनिमम ट्रांजैक्शन तो होती है जो भी होगी, बट आपको उतना ही अमाउंट जो है ब्लड का वो डोनेट करना पड़ता है. ये एक काइंड ऑफ मैंडेटरी सी थिंग है, मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में देखी है. कि यहाँ भी ऐसा होता है? यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है. ओके. आपको जब भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है आपको वो ब्लड दिया जाएगा. सो द हेल्थ सिस्टम इन कनाडा इज डिज़ाइंड इन अ वे दैट कि ब्लड की कलेक्शंस एक साइड पे होती जा रही है और जो हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट है फॉर पेशेंट्स, फॉर ब्लड, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स, फॉर मैनी अदर ट्रीटमेंट्स, वो जब आपको ज़रूरत है वो आपको रेडली अवेलेबल किया जाएगा. देयर वॉन्ट बी एनीबडी आस्किंग the way and the system is in India. ओके, यानी कि प्रेशराइज नहीं किया जाता. बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेल्थ तो है कि सबका राइट है, काइंड ऑफ राइट. यस यस, दैट इज़ वाई फिर उसका एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट कि हमने अपनी लाइफ में वी विल नो समबडी और देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट फॉर आवर सेल्फ इटसेल्फ. इसलिए ये एक मैंडेटरी नहीं कहूँगा पर एक जरूरी एक्ट ऑफ काइंडनेस है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी कि हमें ये इसमें इंगेज होना चाहिए. एंड इफ यू फील देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि हमें सोसाइटी के टुवर्ड्स. मैंने ना कुछ लोगों को फ़ोन कॉल किए थे भाजी लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि इस वीक आपके साथ पॉडकास्ट होना है. हाँ जी. तो थोड़ी इनसाइट लेने में हेल्प मिलती है इन चीज़ों से. तो मुझे कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिली. अब मुझे जानना है कि क्या वो मिथ हैं बना रखे हैं लोगों ने या वो सच में कहीं इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें. जरूर. मेनली हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोगों के पास ना सेल्फ डिक्लेयर्ड बीमारियाँ होती हैं कुछ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ी एज्ड बंदों की बात करेंगे ना तो उनको मेरे को तो उसकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को लो है, किसी को हाई है. रिकॉर्डेड है कि नहीं है बट दे फील इट कि भाई मुझे है, कि कभी उन्होंने डायग्नोस कराया नहीं कराया बट वो एज के साथ कि मेरे को तो इस चीज़ की बीमारी है. तो मैंने जैसे पूछा किसी से, एज थे वो काफ़ी लगभग 57-58 के, तो मैंने कहा आंटी आपने ब्लड डोनेट किया है कभी? तो बोले कि ना बेटा मेरा तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है. तो डू यू थिंक दिस इज़ ए हर्डल? ब्लड प्रेशर कितना इम्पैक्ट डालता है ब्लड डोनेशन करने में? सो इट इज़ पार्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. जब आप ब्लड डोनेशन करने आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है. सो एट दैट टाइम हमारे एक्सपर्ट रजिस्टर्ड नर्सेस
वो आपको डिटरमाइन करेंगे कि इज़ इट येस फॉर यू और नो फॉर यू। क्योंकि एक तो किसी को अगर हिस्ट्री है ही इनकी ब्लड प्रेशर की तो मेक सेंस करता है कि शायद उसको अवॉइड करवाया जाएगा, राइट। और एक ये भी है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी किसी का ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है तो भी शायद, राइट। एक मोटापे को लेके बड़ा वो है कि भाई मेरा तो वजन ही बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो वैसे पसीने आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं ब्लड कैसे डोनेट करूँगी। वेट का जो एलिजिबिलिटी है 50 kgs एंड वो मिनिमम की मिनिमम एंड 110 पाउंड्स। ओके, उसका वेट से ब्लड डोनेशन का वेट एक्सेसिव वेट से इतना कुछ लेना देना नहीं है, बट मिनिमम वेट इज 50 kgs एंड और 110 पाउंड। ऑलराइट, चलो इन एलिजिबिलिटी की हमने बात की, इस पे एक दो क्वेश्चन और हैं, वो मैं लेटर ऑन उस पे जाऊँगा। लेकिन उससे पहले ना अभी मैं आपका एक रीसेंट इंटरव्यू देख रहा था, शायद किसी न्यूज़ चैनल के लिए था। उसकी क्लिप थी छोटी सी, उसमें आप लोग बात कर रहे थे प्लाज्मा डोनेशन और आपका स्टेम सेल डोनेशन के भी, राइट। तो ब्लड डोनेशन तो बड़ा क्लियर है, सब लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि वन बाय वन लेते हैं। पहले प्लाज्मा डोनेशन की बात करते हैं, तो क्या है ये प्लाज्मा? सो प्लाज्मा जो है ये हमारा 55% ऑफ हमारा जो ब्लड है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो है उसको लिया जाता है एंड इट इज़ हेल्प्ड इन क्योर फॉर 80 डिजीजेस। अच्छा, यस। एंड इन ऑटवा ऑर्लिन्स में हमारा स्पेसिफिक एक डोनेशन सेंटर है जो प्लाज्मा कलेक्शन करता है, ठीक है। एंड वहाँ पे आप जाके अपनी, जब आप गिव ब्लड ऐप में और आप blood.ca और अगर आप कॉल करते हैं, आपको एक जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यू वांट टू डोनेट ब्लड और प्लाज्मा। तो अगर आप प्लाज्मा चूज करते हैं तो आपको ऑर्लिन्स में कैनेडियन ब्लड सर्विस का डोनेशन सेंटर है, वहाँ पे आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे। डोनेशन ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा प्रोसेस इज वेरी सिमिलर, ठीक है। ओनली थिंग इज प्लाज्मा डोनेशन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसे आपको डोनेशन सेंटर में लगभग 90 मिनट तक अच्छा, आपको टाइम लग सकता है। उसमें क्या होता है कि आपकी वेन से जी ब्लड लिया जाता है जी, और मशीन में जाता है, वहाँ से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट हो जाता है और ब्लड वापस आपको बॉडी में दे दिया जाता है। ओके। तो मोटा मोटी शायद ये कुछ ऐसे होता है, बताना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहूँगा व्यूअर्स को कि ब्लड के हमारे ना कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें से जैसे पाजी ने बताया कि मेजर कंपोनेंट वो प्लाज्मा है, उसमें फिर रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो बेसिकली जब वो मशीन में जाता है तो प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जिसको बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को वापस से हमारी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड डोनेशन फॉर मेल इट इज 56 डेज, फीमेल 84 डेज। प्लाज्मा डोनेशन 7 days फॉर मेल एंड 14 days फॉर फीमेल। ओके ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो प्लाज्मा की डोनेशन की जो जो रिक्वायरमेंट है या ट्रेंड है वो भी रिसेंट टाइम में स्टार्ट हुआ है? नहीं, इसको तो द रिक्वायरमेंट फॉर प्लाज्मा इज बीन इन द सिस्टम फॉर एवर। ओके। और उसमें मैं आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बताता हूँ। अच्छा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्चुअली 1818 में स्टार्ट हुआ था। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। यू मीन And 18th सेंचुरी में? 1818 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस दुनिया में आ चुका। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि बड़ी पुरानी प्रोसेस है और तब भी क्योंकि ब्लड की तब भी जरूरत पड़ती थी, आज भी जरूरत पड़ी रही है। तो जैसे अभी आपने खुद बताया कि देर आर फ्यू डिफरेंसेस ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन में भी। वैसे इसके सीबीएस के स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि लोग क्या चीज़ करने में ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन? Right now we have more blood donors as a donor base also, and we are doing हम लोग काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशंस भी करनी चाहिए। उसका एक वन ऑफ द रीज़न इज़ अगर आप एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, देयर माइट बी चांसेस कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ओके ओके।
सो कुछ क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं। यस, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज डिफरेंट होने के कारण अगर आप you feel very strongly towards engaging with Canadian Blood Service and helping patients save lives. Okay. We have another product where you can engage with them, and that is plasma. Okay, that's cool. Yeah. हम नेक्स्ट स्टेम सेल की बात करें उससे पहले आपने ना आपके ब्लेजर के ऊपर मुझे ये ब्रोस लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ऊपर वाला तो मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज़ कैनेडियन ब्लड सर्विसेज का लोगो है, वो है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर हियरिंग दैट कि इससे एक मैसेज भी जा रहा है। उसके नीचे एक और लगा हुआ है बर्ड का कोई, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? Bird is me and my daughter, we love birds. Okay. So she got me this, so just as a love. Okay, that's great. Sign of That's love. great. इसमें सर लोगो जो है इसमें दो पार्ट दिखते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस है कलर का और शेप का? Color represent because Canadian Blood Service engage with blood, plasma, platelets, tissues and organs. Okay. तो ये कलर इन सारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये इन्फिनिटी का लोगो की इम्प्रेशन है। सही है, वेल एंड गुड। हाजी, एक छोटे से टॉपिक को मुझे बीच में टच करना है क्योंकि हमने टेक्निकलिटीज़ की बात करी कि क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं ब्लड डोनेशन की एंड एवरीथिंग। मुझे जानना है कि लोग जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, राइट, तो एज ए वॉलंटियर जुड़ रहे हैं वो काइंड ऑफ, राइट, क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन तो है नहीं इस चीज़ का, राइट, कि वो ब्लड डोनेट सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो ये जो वॉलंटियरिंग एक्टिविटी है, इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ऐड होता है उनके प्रोफाइल में इस चीज़ का ब्लड डोनेशन करने का? देखिए, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि जब न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा से, हम लोग यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, हम किसी न किसी डाइवर्स कम्युनिटी विद इन इंडिया ऑल्सो बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है न्यू कमर्स को, जो कि मैंने भी किया। ओके, मैं सिख नेशंस के साथ इंगेज होके ब्लड डोनेशन करने लगा अपने लिए। ठीक है। उससे क्या हुआ कि अगर आप उस कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, कोई एसोसिएशन है स्टेट वाइज और रिलीजन वाइज और एथनिक ग्रुप वाइज, अगर आप उनके साथ इंगेज होते हैं और वो मिलके ब्लड डोनेशन ड्राइव करते हैं, तो आपका एक वॉलंटियर एक्टिविटी होती है ऑटवा में, आपका नेटवर्क हो रहा है, बढ़ता है, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोगों को जो कि ऑटवा में है और जो आपकी डाइवर्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होते हो। आप नए आए हैं विद फैमिली या सिंगल, तो आपकी एक फैमिली कनेक्शंस भी बनती हैं। और इट इज़ अ नोन फैक्ट कि जब एज अ ग्रुप आप आते हैं, एज अ एथनिक डाइवर्स ग्रुप, तो आप में एक टीम स्पिरिट आती है, एक सोसाइटी के लिए हाई मोरल क्रिएट होता है। और जब आप इकट्ठे होके करते हो ये एक्ट ऑफ जेनरोसिटी फॉर सेविंग पेशेंट्स लाइफ, आप एक सोशल मैसेज भी क्रिएट करते हो। ओके, दैट्स प्रीटी गुड। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी समझ सकता हूँ पाजी कि मान लो जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो 3 साल तक तो ब्लड डोनेट कर नहीं पाएंगे, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बट वो इन वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कोई ब्लड डोनेशन की लोकेशन है, वहाँ मैन पावर की भी जरूरत पड़ती होगी हेल्प के लिए या किसी चीज़ों के, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यस, सो कैनेडियन ब्लड सर्विस जो हमारा डोनर सेंटर्स में जो वेलकम किया जाता है डोनर्स को, या रिफ्रेशमेंट एरियाज में, हमारे ये सारी सर्विसेज वॉलंटियर्स हैंडल करते हैं और एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। ठीक है। आप इंगेज होना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर, एंड स्पेशली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स 17 एंड अबव, अगर हम ओंटारियो स्पेसिफिक बात करें ऑटवा को, हर हाई स्कूल स्टूडेंट को 40 घंटे का एक वॉलंटियर आवर्स करना होता है टू गेट इनटू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो वो स्टूडेंट आके वॉलंटियर कर सकता है कैनेडियन ब्लड सर्विस के डोनेशन सेंटर पे। ओके। he or she will be trained to be a volunteer for Canadian Blood Service, and we will sign off their volunteer hours. Okay.
एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट करूँगा, क्योंकि फॉर आवर यूथ जो कि कैनेडियन ब्लड सर्विस के साथ इंगेज हो, उसकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है 17 एंड अबव। ये ऑटवा के पेरेंट्स को भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जो 17 एंड अबव हाई स्कूल में हैं उनको आप इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, स्कूल में वो भी अवेयरनेस क्रिएट करें। क्योंकि राइट नाउ आउट ऑफ 65 हाई स्कूल्स इन ऑटवा, very few are engaged with Canadian blood service, and our donor base is getting old. Oh yeah. So youth engagement is very very important, and in our diverse community. And also why diverse and youth I am combining here is क्योंकि हमारा जो as Canada is known for its diversity, जी. उस लिहाज से हमें अपना डोनर बेस भी डाइवर्स चाहिए. Right now, roughly 66% of our donor base is Caucasian and white. Yeah. Okay. Which means, and if I give you a real figures, less than 6% of South Asians is our donor base. Oh. So we need to really create a lot of awareness among diverse communities, and especially Indians in Ottawa, to engage with Canadian Blood Service. मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ग्रुप डोनेशन, जी. इट्स वेरी वेरी सिंपल. ये मेरा कॉल आउट है स्पेशल थ्रू योर चैनल. ओके, थैंक यू. To all the businesses, all the associations, all the organizations in Ottawa, कि आप कनेक्ट करें मेरे साथ. जी. I need just your first name, last name, your organization name, your company name, your email ID. That's all. I will get back to you, and we have a program called Partners for Life. Yeah. Here I am not adding tasks in your busy life. जी. What I am asking is your information, and I will create, my team at Canadian Blood Service in Ottawa will create a group for you. फिर हम आपस में बात करके एक डे और एक टाइम फिक्स करेंगे जहां आपकी सारा उस एसोसिएशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग मिलके ब्लड डोनेशन करने आएंगे. और वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, अपनी एसोसिएशन में उसको आप प्रमोट कर सकते हैं कि आज हम 10 लोग मिलके ब्लड डोनेशन करने गए फ्रॉम सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और एसोसिएशन, एंड दैट लेड टू 30 lives being saved. Because every time anybody donates blood, that is equal to 3 lives being saved. तो वो एक बहुत बड़ा impact होगा as a group, as a association, as a organization और as a company. ये आपने ना बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा डिग करते हैं ना स्टैटिक्स में, नंबर्स के ऊपर, मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया बेस्ड, यानी कि इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की, देन इंडिया की, देन डिफरेंट लैंग्वेजेस की. इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं ऑटवा के अंदर. और वो हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि एक दो इवेंट तो साल में ज़रूर करते हैं वो लोग, राइट. तो उसमें अगर ये साल में एक इवेंट भी जोड़ लें कि हमें साल में एक बार ब्लड डोनेशन ड्राइव करनी है, चाहे वो 10 लोगों के साथ करनी है, और इन 30 में से मैं कह रहा हूँ सिर्फ 50% भी ऑर्गेनाइजेशन मान लें, इस चीज़ को बना लें, अपना ट्रेडिशन बना लें, तो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है. और कितनी जिंदगियाँ उससे इम्पैक्ट हो सकती है, बच सकती है. दैट्स अ गुड आइडिया. सो दैट्स रियली अ गुड कॉल फॉर द कम्युनिटी. इसका मैं क्लिप निकालूंगा इस पोर्शन का, एंड विल सर्कुलेट इन ऑल व्हाट्सएप ग्रुप्स. जितने भी कम्युनिटी के ग्रुप्स बने हुए सब में डालेंगे. तो बाजी अब क्विकली एक पोर्शन हमने छोड़ दिया था, ब्लड डोनेशन की हमने बात की, प्लाज्मा डोनेशन की हमने बात की. अब इसमें एक ना स्टेम सेल डोनेशन और जुड़ जाता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टेम सेल डोनेशन, क्योंकि जब स्टेम सेल डोनेशन का नाम दिमाग में आता है ना, तो कुछ ऐसी इमेज सी बनती है कि शायद शरीर के किसी हिस्से से कुछ निकाल लिया जाएगा. ब्लड से मतलब बड़ा इजीली कनेक्ट नहीं कर पाता है बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो. ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड सारा बायोलॉजी का रहा है, और इवन मैंने अपना करियर एज ए कैंसर साइंटिस्ट स्टार्ट किया था बैक 16 ईयर्स अगो. तब ब्लड के ऊपर भी हमने कुछ काम किया था. आई अंडरस्टैंड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ दिस, बट आमतौर पे मैंने देखा है जब स्टेम सेल की बात करते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ एकदम दिमाग में पिक्चर बनती है. इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करो कि स्टेम सेल डोनेशन क्या चीज़ है. हाँ जी, मैं पहले ये शेयर करना चाहूँगा कुछ नंबर्स रिगार्डिंग स्टेम सेल डोनेशन. राइट नाउ रफली 1000
पेशेंट स्टेम सेल डोनेशन के लिए वेट कर रहे हैं कनाडा में. एंड रफली अराउंड 600 स्टेम सेल डोनेशंस कनाडा में होती हैं. अगर मैं सिर्फ ऑटवा हॉस्पिटल की बात करूं, लगभग 140 स्टेम सेल मैच होते हैं और डोनेशंस होती हैं और एवरी ईयर, जो कि पेशेंट्स की लाइफ सेव होती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, वो जो कॉन्ट्ररी टू अ वेरी कॉमन मिथ कि स्टेम सेल डोनेशन इज अ लेंथी प्रोसेस, इट इन्वॉल्व सर्जरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेम सेल डोनेशन इज वेरी सिमिलर टू डोनेटिंग ब्लड. अब वो करते कैसे हैं? ठीक है. मैं उसमें हम जो जनरल पब्लिक है उसको हम कहते हैं कि आप नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री में ऐड हो जाएं. अब ये नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री में ऐड कैसे होना है उसकी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ. कि इट इज़ अ वेरी सिंपल स्वैब ऑन योर चीक्स. एंड वंस दैट इज डन, you become part of the national registration for stem cell donation. And in near future, if we find somebody who is a match to your stem cell, so you will be given a call and you have to go to the nearest hospital or donation center and उसकी आप stem cell donate करेंगे. और वो करते कैसे हैं? Okay, you have a kit? Yeah, I have a kit. I have brought this. So पाजी, I will request you कि आप अपने माइक के लेवल पे रखेंगे ना तो व्यूअर्स को ज़्यादा दिखेगा. So ये I can help you. You wanna hold me something? Okay. So ये एक किट होती है स्टेम सेल, थोड़ा ऊपर पाजी, स्टेम सेल रजिस्ट्रेशन की. It comes with a prepaid postage. आपने इस किट को खोलना है. तो जो आपने बोला स्वैब लेना है वो आदमी अपने घर से ही ले सकता है? यस. आपने ये किट को खोल के, इसमें स्वैब हैं 4. आई विल ओपन दिस. ये एक स्वैब है. आपने ये लेफ्ट राइट टॉप, लेफ्ट राइट बॉटम, 4 स्वैब्स हैं इसमें. ये आपने करके इसको आपने, इस किट में स्पेस है ऐसे, इसको यहाँ पे आपने रख देना है. ये किट आपने पैक कर देनी है, एनवलप में डाल के कनाडा पोस्ट में आपने डाल देना है. उससे पहले एक और छोटा सा प्रोसेस है. यहाँ पे बार कोड्स हैं, उसको आपने स्कैन करना है. और आपके मोबाइल फोन ने आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है. ये बार कोड और ये कोडिंग आपके स्वैब में है, प्लस आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है ऑनलाइन. और जब ये आप भेज देते हैं लैब में, इट्स अ प्रीपेड पोस्टेज. तो आप कैनेडियन नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं. सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देन इन नियर फ्यूचर, एनी पेशेंट हु नीड्स अ स्टेम सेल, इफ यू आर अ मैच, then you will help save that patient's life. तो इसमें जैसे ब्लड और प्लाज्मा की तरह स्टोरेज नहीं है इसका, लाइक इन्वेंट्री क्रिएट नहीं होती है. इसको इंस्टेंट देना होता है स्टेम सेल को. किसी पेशेंट को चाहिए तभी लिया जाएगा. यस. क्योंकि ये मैच किया जाता है. इट्स लाइक एनी अदर ऑर्गन डोनेशन जो होती है. इसमें जैसे ब्लड डोनेशन मैचिंग हैपेंस बिटवीन द ग्रुप, और O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर. सो इसमें वैसा नहीं, इसमें मैचिंग होती है. ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पाजी. मुझे ना एक और चीज़ ध्यान में आई थी जब मैं ऑनलाइन थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था उस चीज़ से ना, तो मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि देयर वाज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इंटरनेट के ऊपर. हमने 3 चीज़ों की बात की है, ब्लड, प्लाज्मा और स्टेम सेल. तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ डोनेशन करने से, आई मीन डोनेशन अपने आप में ऐसा वर्ड है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बट क्या इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी पे भी करती है डोनर को? नहीं. नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं करती है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि जैसे कि कुछ प्रोविंस के अंदर जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट ओंटारियो, वहाँ मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि शायद कुछ सर्विसेज में आपको
पर डोनेशन पेमेंट भी मिलती है, काइंड ऑफ दिस स्टफ। तो मुझे था कि मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में। सो वेल पाजी, बड़ी अच्छी टॉक थी इन तीनों कैटेगरीज के बारे में। अभी मेरी इच्छा है थोड़ा सा ना करियर ओरिएंटेड चीज़ों को टच करने का, क्योंकि आप भी वेल एक्सपीरियंसड हो, आपका लंबा अच्छा करियर रहा है और अभी आप कनाडा ब्लड सर्विसेज में भी काम कर रहे हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने करने हैं जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो एक्टिवली जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। जस्ट लेट मी नो कि अगर मैं कोई लाइन क्रॉस कर रहा हूँ वहाँ पे। बड़े सिंपल से सवाल है मेरे वहाँ पे। मुझे स्पेशली CBS के बारे में जानना है। CBS में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो एक तरीके से वो सारे रूल इम्प्लीमेंट होते हैं उनके ऊपर जो एक फेडरल जॉब ओपनिंग के होते हैं। गवर्नमेंट के साथ काम करना और CBS के साथ काम करना एक ही बात है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम कैनेडियन ब्लड सर्विसेज पर्सपेक्टिव जी जी। ऑटवा में थोड़ी ज़्यादा है। ओके। क्योंकि कैनेडियन ब्लड सर्विस का हेड ऑफिस भी यहाँ है और हमारे काफ़ी लोकेशंस में ऑफिस हैं। ठीक है। प्लस काफ़ी डोनेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि कार्लिंग में, ऑर्लिन्स में, और काफ़ी मोबाइल सेंटर्स भी हैं। सही है। So that ways the requirement of employees is more in Ottawa because of our presence is more being having a head office here. And secondly, अगर किसी न्यूकमर को कैनेडियन ब्लड सर्विस में जॉब की रिक्वायरमेंट है, दिस इज अ पेंशनेबल जॉब हियर as we are part of। तो मोस्टली इसमें काम करने के लिए PR या सिटीजनशिप तक चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द केसेस? PR is काइंड ऑफ। ओके। एंड उसके लिए आपको सिंपल है blood.ca/careers, और उसमें मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें सिंपल प्रोसेस है, आप रजिस्टर करें फॉर ईमेल नोटिफिकेशन। ठीक है। एंड आई हैव सीन कि ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड वीक जॉब पोस्टिंग्स निकलती हैं। वाओ। यस, देयर इज लॉट ऑफ जॉब्स, और उस पोस्टिंग में अक्रॉस कनाडा की पोस्टिंग्स होती हैं, और उस पोस्टिंग में स्पेसिफिकली सिटी का नाम लिखा हुआ होता है। तो ऑटवा का अगर नाम है और वो आपकी प्रोफाइल से मैच करता है, यू कैन ऑलवेज अप्लाई। एंड उसमें इंटरनल रेफरेंस भी यूज हो सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर good people who can engage with Canadian Blood Service. And more importantly, me being as a city manager, community development manager with Canadian Blood Service, ये job बहुत rewarding है। It's something you go home and you feel good that today you help with the collection of so much blood, plasma, platelets, and you engage with the community and you engaged with many organizations across Ottawa. आपका एक अच्छा नेटवर्क बनता है, और इवन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है कि किस टाइप के लोग इस पोजीशन पे काम करते होंगे। जैसे एम्पैथी, कंपैशन, ये सब चीज़ें आपके में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। बड़ा ठहराव से आप बात कर रहे हो, एक्साइटेड नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को बोलने में, वो सब चीज़ें दिख रही हैं किया। तो यू आर अ गुड एग्जाम्पल कि अगर इस तरह की पोजीशन पे जाना है तो CBS is looking for that personality. Because it is a frontline job, और आपको engage होना community के साथ, and that engagement is very important. और जी मोस्टली ऐसा भी देखा गया है कि जितनी भी गवर्नमेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनमें 2 टर्म बहुत सुनने को मिलती हैं। एक टेम्परेरी पोस्ट होती हैं, जॉब ओपनिंग्स होती हैं, एक परमानेंट होती हैं। वैसे तो बड़े जेनरिक वर्ड हैं, सुनने में ही टेम्परेरी और परमानेंट पता चलता है, बट क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस टेम्परेरी और परमानेंट जॉब्स के अंदर? सो परमानेंट जॉब्स में आपको पूरे बेनिफिट्स होते हैं एंड इट्स पेंशनेबल। एंड टेम्पररी में बेनिफिट्स कम होते हैं, एंड कैनेडियन ब्लड सर्विस के साथ आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। द जॉब पोस्टिंग्स आर पोस्टेड विद द टर्मिनोलॉजी वेदर दे आर टेम्पररी और परमानेंट। ओके, पर होती फुल टाइम भी है, टेम्पररी भी, राइट? इट्स नॉट लाइक ओके, दैट मेक्स सेंस। वेल पाजी, बहुत बातें की हमने, और ऑलमोस्ट 40-45 मिनट 50 मिनट के आसपास हमारा टाइम निकल गया है। अब हम लगभग पॉडकास्ट के अंत में जा रहे हैं।
बिल्कुल अंत में पहुँचे उससे पहले मैं आपसे कुछ और 2-3 सवाल टच बेस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पाजी मुझे ये बताओ कि जहाँ हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ सकती हैं, जो हमने बोला भी था कि हम इसको क्लिप को वहाँ काटेंगे, तो वहाँ मैं एक चीज़ को मिस कर गया, शायद आपने बोली भी थी, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं क्या वो भी जुड़ सकते हैं ऑफिशियली, मतलब कि सेम कोज के लिए, या उसके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है? ऑटवा अगर स्पेसिफिक बात जी, करें, जी। कोई भी ओके। एंड एनीबडी, organization, association, everybody, businesses, anybody, small, big, charitable, not charitable, non-profit, कोई भी, because what हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि लोग इंगेज हों, ब्लड डोनेशन हो, प्लाज्मा डोनेशन हो, प्लेटलेट्स हो, तो उसके लिए एनीबडी कैन एसोसिएट विद अस एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले बोला, मेरे को आपके ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, स्मॉल बिजनेस का नाम चाहिए, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी। ओके। ये 4 चीज़ें आप प्रोवाइड करें मेरे को, आई विल क्रिएट अ टीम फॉर यू एंड माय बैक एंड टीम विल ऑर्गेनाइज अ ब्लड ड्राइव फॉर यू। दैट्स सिंपल। वेल एंड गुड पाजी, बहुत टाइम निकल रहा है अपना इस पूरे डिस्कशन के अंदर, और बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। मेरा बड़ा मन था पाजी कि आपकी भी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी शेयर करे जाएं व्यूअर्स के साथ, बट होपफुली कि हम किसी एक नेक्स्ट एपिसोड में उस पूरी जर्नी को कवर करेंगे। सो ये था पाजी आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को, एंड थैंक यू चंद्र जी फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज पार्ट ऑफ माय जॉब इज टू क्रिएट अवेयरनेस, एंगेज विद diverse communities and Indians in particular, so that this message and this awareness about engaging with Canadian Blood Service and blood donation, it spreads across. थैंक यू सो मच पाजी, एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए, और आपके साथ एक बार फिर से कैमरा पे हम टॉक करेंगे आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में आने वाले किसी एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट विक्रमजीत पाजी के साथ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक अलग कन्वर्सेशन थी। इस कन्वर्सेशन में अपने आप में एक ठहराव था, एक टोन थी, और वो टोन थी कंपैशन की, वो टोन थी सोशल एक्टिविटी की, वो टोन थी किसी की लाइफ बचाने की। तो इस पॉडकास्ट को मेरा स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है, नॉट फॉर किसी का करियर बनाने के लिए, बट किसी की जान बचाने के लिए इस एपिसोड को जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाएँ अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में और अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी हम सब के लिए। आपका एक शेयर किया हुआ बटन जो है वो किसी की जान बचा सकता है। और जैसा कि भाजी ने भी बताया था कि आजकल डिजिटल ज़माने के अंदर आपके मोबाइल में ही ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने जितनी भी लिंक्स और फॉर्म्स की बात की है, वो सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप उस लिंक पे जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, इस पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट, एक नई पॉडकास्ट और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी।